आज बीइंग डॉक्टर मेरे को एक हेल्थ टॉपिक पे बोलने को जैसे मिला है, तो आज मैं एक वुमेन हेल्थ का टॉपिक कवर करूंगी, जिसमें जो टॉपिक रहेगा वो मेरा है मीनोपॉज। तो मीनोपॉज सभी ने सुना भी है और थोड़ा बहुत जानते भी हैं। तो मीनोपॉज एक बड़ा थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज्ड वाला एरिया भी है कि बहुत खुल के इस पे बात नहीं की जाती है, बट एवरी वुमेन हैज टू गो थ्रू। जो उस एज तक लाइक जो जी जाएंगी उनको वो तो उसके थ्रू तो गुजरना ही पड़ेगा। तो मीनोपॉज लाइक हमारे अगर वुमेन में बात करें, एक लेडी में, तो वो तीन ट्रांजिशन फेजेस से गुजरते हैं। तो पहला एक अडोलेसेंस फेज है, जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तब बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर सेकंड इज जब रिप्रोडक्टिव फेज है, प्रेगनेंसी है, बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर एक मेजर ट्रांजिशन होता है। एंड थर्ड इज जब हमारा तीसरा जो लास्ट वाला ट्रांजिशन होता है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज जो है, अगर एक नॉर्मल उसमें बताएं कि एक बायोलॉजिकल ट्रांजिशन फेज है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटीज हैं लेडी की, वो अब स्टॉप हो जाती हैं। अब उसकी ओवरीज, जो जिसको हिंदी में अंडा दानी भी बोल सकते हैं, तो बोथ ओवरीज दे स्टार्ट स्टॉप फंक्शनिंग। अब ओवरीज काम नहीं कर रही हैं, रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। और मतलब इसकी डेफिनेशन में ये है कि अगर 12 महीने लगातार तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। तो अब पर मीनोपॉज भी एक तो नेचुरल मीनोपॉज है जो कि ऐसा वाला हो गया, बट समटाइम्स देर इज अ सर्जिकल मीनोपॉज ऑल्सो, लाइक किसी को कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण से उसका यूट्रस और दोनों ओवरीज को निकाल दिया जाता है। तो एक झटके में, मतलब लाइक इन वन डे, उसको सर्जिकल मीनोपॉज, वो मीनोपॉज में लैंड अप हो जाती है। उसको अपने ट्रांजिशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए, एक्लिमेटाइजेशन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा होता है। तो ये सर्जरीज लाइक यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ओवरीज में जैसे कई बार बहुत बिग बिग ओवेरियन सिस्ट होती हैं, या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसको पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की। अंदर सब कुछ जुड़ गया, मतलब यूट्रस ओवरी सब कुछ जुड़ जुड़ आ गया, एक ट्यूबो ओवेरियन मास बन गया। तो उसके कारण भी टाइम से पहले ही ये सर्जरी करनी पड़ जाती है। या फिर कुछ यूट्रस के कैंसर हैं, ओवेरियन कैंसर्स हैं, जिसमें कीमोथेरेपी भी है, सर्जरीज भी हैं, रेडियोथेरेपीज भी लग रही हैं। तो वहां पे ये फिर एक सर्जिकल मीनोपॉज जो है, उसमें लेडी जो है लैंड अप होती है। तो इस तरह बढ़ना, तो मतलब जब 12 महीने लगातार आपको पीरियड्स, मतलब एक लेडी को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये एक नेचुरल मीनोपॉज है, और यही मतलब सही भी रहता है। अब इसमें क्या होता है कि इट इज नॉट अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। ऐसा नहीं है कि एक लेडी, और हाँ, इसकी जो एज है, अनुमान जो एक एज चलती है, वो 45 to 55 ईयर्स के बीच में ये मीनोपॉज सेट होता है। बट अब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देख रहे हैं कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो लेट 30s में भी जिनका मीनोपॉज सेट होने लगा है, और नहीं तो पेरी मीनोपॉज में तो वो जा ही रही हैं। तो क्योंकि अब क्या है कि स्टार्टिंग, मतलब जब मेनार्की, जब बच्चियों को पीरियड्स हो रहे हैं, पहले वो 14-15 साल का एक नॉर्मल एज था, बट अब 8-9 साल से ही बच्चियों को देखा जाता है कि उनके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दोज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वो जल्दी शुरू हो रहे हैं। तो इधर हमने देखा क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि बंद भी जल्दी हो रहे हैं, वरना हमारे मम्मी और उनके टाइम तो 50 के ऊपर ही जाके बंद होता था, बट नाउ इट इज गोइंग अ बिट अर्ली। एक मोटा मोटा लेके चलें तो 45-55 के बीच में तो ये होता ही है। बट इट इज नेवर अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, है ना, कि ऐसा नहीं है कि आज जनवरी 2025 तक किसी को बड़ा रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, हर महीने उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, एंड जस्ट नेक्स्ट मंथ फेब्रवरी 2025 से उसको बंद हुए, फिर अगेन पूरा 12 महीने उसको नहीं आए। ऐसा कभी नहीं होने वाला, नेवर, कभी नहीं होगा। क्योंकि मीनोपॉज सडन नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल वो सर्जिकल हो। मीनोपॉज से पहले जो फेज आती है वो है पेरी मीनोपॉज। और डिपेंडिंग ऑन लेडीज टू लेडीज, ये एज, मतलब ये स्टेज, जो ट्रांजिशन फेज है, ये 4 से 10 साल तक भी
वैरी कर जाता है। मतलब आपका जो पेरीमीनोपॉज है, मतलब जहां अब आपकी साइकिल्स इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगी, मतलब ओवरीज जो है अभी पूरी तरह शट डाउन नहीं हुई है। मीनोपॉज जब एक बार सेट हो जाएगा, मतलब 12 महीने पीरियड नहीं आया, मतलब ओवरीज पूरी तरह शट डाउन हो गई हैं। अब उनमें कोई ओवेरियन हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स बन नहीं रहे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन नहीं रहा। बट उससे पहले का जो ट्रांजिशन फेज है वो पेरीमीनोपॉज है, एंड दैट इज द मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज फॉर अ लेडी। इस पे बहुत ज्यादा बात करी नहीं जाती, और मतलब आई शुड बी थैंकफुल टू द कम्युनिटी सर के लिए कि उन्होंने ये टॉपिक बोला कि इस पे बात करनी है, क्योंकि इस पे एजुकेशन होना नॉट ओनली फॉर द लेडी वो बहुत जरूरी है, और बट फॉर द होल फैमिली। क्योंकि जो उसको चेंजेस हो रहे होते हैं पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज में, उससे क्या है, खाली लेडी इफेक्ट नहीं हो रही है, पूरा घर इफेक्ट होता है। पूरा घर इफेक्ट होता है। तो वो सभी जेंट्स को, बच्चों को, दे शुड बी एजुकेटेड कि भाई मम्मी को या मेरी वाइफ किन किन फिजिकल चेंजेस से, मेंटल चेंजेस से, इमोशनल चेंजेस से, साइकोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रही है, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई इनका तो दिमाग खराब हो गया है, कि भाई ये तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। नो, बट वो एक फेज है। और वो कहते हैं ना कि जैसे हम लोग, हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते थे तो हमारे लिए बोलना आसान होता था कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही होगा, बट जब मैं अब उस स्टेज से गुजर रही हूँ तो आई नो इट इज नॉट इजी, बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसको अडेप्ट करना, उसके थ्रू गुजरना, और एक एक दिन में जब वो आपको वो चेंजेस जब अंदर से फील होते हैं, जिसपे मैं आगे बात करूंगी, तो वो हमें एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे ये बातें हों तो दैट इज बहुत मतलब जरूरी। तो अब इसमें हम बात करें तो क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि वो 8 से 10 साल, मतलब 4 से 10 साल का भी फेज लग जाता है पेरीमीनोपॉज में। लेट 30s से भी शुरू हो सकता है पेरीमीनोपॉज, किसी को 40s में शुरू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मेनार्की कब शुरू हुआ, कब ब्लीडिंग शुरू हुई। तो उस पे हर किसी का वैरी करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, बिकॉज ओवरी शट डाउन हो रही है, तो ओवरी में से प्रोड्यूस होते हैं फीमेल हार्मोन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो मीनोपॉज के समय, मतलब पेरीमीनोपॉज में तो थोड़ा थोड़ा कम होगा, ओवरी थोड़ा थोड़ा काम करना करेगी बंद, तो थोड़े थोड़े इरेगुलरिटी में वो हार्मोन्स धीरे धीरे कम होंगे। तो पेरीमीनोपॉज में इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, जैसे कि कभी महीने में 2 बार भी आ गया, या 3 बार भी आ गया, या इवन हैवी ब्लीड भी हो गया, या फिर 3 3 4 4 महीने नहीं आ रहा होता और फिर एकदम हैवी ब्लीड कर जाता है। तो जो ये वाली स्टेज में लेडीज हैं, लेट 30s से लेके आगे वाली एज में, जिनको अभी तक साइकिल आ रही है और अब थोड़ा सा इरेगुलर होना शुरू हुई, तो दे शुड मार्क ऑन देयर कैलेंडर। वैसे तो आज के बच्चे तो बहुत दे आर वेरी पर्टिकुलर, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं पूरा उनके ऊपर मोबाइल में उनका पूरा कैलेंडर पे उनका नोट पैड में होता है कि भाई अगर हम उनसे पीछे का कुछ जानना चाहें तो दे हैव ऑल दिस। बट हम सबको, मतलब जो इस फेज से गुजर रहे हैं, दे शुड नो कि आखिरी डेट कब आई थी, वो सब उनका नोट डाउन होना चाहिए। वरना क्योंकि लेडीज जो हैं कई बार इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही होती हैं, और वो कब लास्ट पीरियड आके निकल जाता है। क्योंकि अगर 12 महीने तक आपको नहीं आया और फिर आ गया, तो दैट इज अ क्लिनिकल प्रॉब्लम। वहां रश करना पड़ता है डॉक्टर के पास, क्योंकि वहां बहुत सारे कॉजेज हैं जो हमें रूल आउट करने पड़ते हैं। तो जब तक आपको लास्ट डेट पता ही नहीं है, आप तो बस सोच के चल रहे हो जी हाँ बहुत टाइम से बंद हो गया। डॉक्टर आपको सीधा पूछेगा कि कब से बंद है, कब लास्ट डेट थी, कौन से महीने में थी। अब आपको पता ही नहीं है, फंबल कर रहे हो, तो हमारे लिए भी मुश्किल होता है कि अब उसको मीनोपॉज माने या नहीं माने। क्योंकि मानेंगे तो फिर बहुत सारी अलग तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये एक यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि एवरीबडी शुड नोट इट कि, और तो जैसे अब हमने देखा कि ओवरीज शट डाउन होंगी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, अब इसमें क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा मीनोपॉज के बाद, पर ईस्ट्रोजन में काफी शार्प डिक्लाइन होता है, बट जीरो नहीं होता। जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि ओवरी से तो उसका प्रोडक्शन जीरो हो गया, बट जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं हमारे और जो फैट सेल्स हैं, वहां पे जो है फैट से वो ईस्ट्रोजन थोड़ा बहुत बहुत मिनिमल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता रहता है। बट ये भी बताना चाहूंगी कि मीनोपॉज के बाद जितना मेल्स में ईस्ट्रोजन है, उससे भी कम होता है मीनोपॉजल लेडीज में।
मतलब इतनी कम जो है प्रोडक्शन वो थोड़ा बहुत जो एड्रीनल ग्लैंड्स और फैट सेल्स कर रहे होते हैं। तो अब क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उससे पहले ये जानना चाहेंगे, जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन गया तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन ऐसा हमारे साथ क्या कर रहा है जिससे हमें इतना जो है जूझना पड़ता है। तो ईस्ट्रोजन को कहते हैं कि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है फॉर अ लेडी। फीमेल्स के लिए ईस्ट्रोजन हमारे लिए एक संजीवनी बूटी बोल सकते हैं, अगर हम इसको हिंदी में बोलें, एक प्रोटेक्टिव हार्मोन जो कहाँ कहाँ हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे सबसे पहले अगर हम कार्डियोवेस्कुलर है ना, मतलब हार्ट का अगर लेके चलें, तो कार्डियोवेस्कुलर में क्या करता है जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ अवर बॉडी। तो एक तरह से ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी को हर जगह इफेक्ट करता है। अगर मोटा मोटा लेके चलें ईस्ट्रोजन हार्मोन का, तो सीवीएस यानी कार्डियोवेस्कुलर। तो कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट एंड दी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, जैसे आर्टरीज की जो लाइनिंग है जिसे एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं, उसकी इलास्टिसिटी को बहुत ये अच्छा रखता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। इलास्टिसिटी अच्छा रखता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ईस्ट्रोजन लेवल्स अच्छे हैं तो हमारा एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा रहता है, जो एलडीएल है जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहता है। पर अब जब मीनोपॉज होगा तो ईस्ट्रोजन ऑलमोस्ट खत्म, बहुत मिनिमल है। तो उसके कारण अब जो हमारी आर्टरीज की लाइनिंग है वो हार्ड होने लगती हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो अभी तक वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा था फ्रॉम ऑल दोज हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, सबसे प्रोटेक्शन कर रहा था ईस्ट्रोजन हार्मोन। बट अब लाइनिंग ही हार्ड हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ब्लॉकेज के इंसिडेंसेस पोस्ट मीनोपॉजल बहुत बढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये मेल का है, तो बिफोर मीनोपॉज फीमेल का हार्ट इंसिडेंस हमेशा हार्ट अटैक्स के नीचे रहेंगे हमेशा। और मेल्स में तो विद एज ऐसे एक एक धीरे 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 ऐसे इंक्रीज होगा। फीमेल्स हमेशा मीनोपॉज में उससे नीचे रहती हैं। बट जैसे ही मीनोपॉज हुआ तो फीमेल्स एकदम शार्प इंक्रीज, एकदम शार्प इंक्रीज होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिटनेस पहले से ही बना के रखें। हमारा हार्ट अगर पहले से ही वीक है, या हम ऑलरेडी ओबीज हैं, या ऑलरेडी वहां ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, तो फिर जो अब इतना शार्प उसमें जो राइज होना है, वो जो चेंजेस तो आने ही आने हैं, तो वो कैसे झेल पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए वो फिटनेस, वो वेलनेस पहले से ही क्योंकि बॉडी वो झेल पाए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। दूसरा, बीपी का भी, जो क्योंकि अब ब्लड वेसल्स की उसमें लाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो जो बीपी से हमें बचा के चल रहा था अभी तक ईस्ट्रोजन हार्मोन, अब ईस्ट्रोजन खत्म होगा तो हमारा यहाँ से बीपी का शूटिंग भी अप होने वाला है। तो यहाँ ये बहुत ज्यादा समझ के चलना है कि राइट फ्रॉम द वेरी डे, जब जागो तब सवेरा। तो अपने बच्चों को हमें पहले दिन से ही फिटनेस का, वेलनेस का, ये सब हमें बता के चलना है, ताकि ये स्टेज वहां पे ना पहुंच जाए कि भाई अब तो सब हो गया, अब तो मैं उसमें लैंड अप कर गई हूँ, अब क्या, अब तो वहां ऊपर जाना ही है। फिर दूसरी बात, बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ में भी ईस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी बोन डेंसिटी, अब इसमें क्या होता है, बोन मास इंडेक्स होता है जिसको, तो बोन डेंसिटी जिससे बोलते हैं कि कितना बोन टिश्यू है हमारी बोन्स में। तो इसमें क्या है, लेट ट्वेंटीज तक हमारा बोन डेंसिटी अच्छा बढ़ता है, मतलब पीक बोन मास डेंसिटी हमारी लेट ट्वेंटीज में होती है। 28 29 तक हमारा जो पीक डेंसिटी है। आफ्टर 30 सबका, मेल्स का फीमेल्स का दोनों का गिरना है, बोन डेंसिटी दोनों का ही गिरना है। बट वुमेन में मीनोपॉज के बाद शार्प डिक्लाइन होना है, शार्प, जैसे हार्ट ऊपर गया था, बोन एकदम नीचे गिरेगी, बोन डेंसिटी एकदम नीचे। तो अब अगर जिसकी बोन्स ऑलरेडी वीक हैं, वो ऑलरेडी उसने कुछ काम किया ही नहीं अपनी बोन्स पे, अपनी मसल्स बना के ही नहीं चली, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं, कभी कैल्शियम प्रोटीन, कभी एक्सरसाइज करी ही नहीं, तो वो तो डिक्लाइन होना है। तो ऑलरेडी वीक बोन्स हैं और गिरना है, ऑस्टियोपोरोसिस में जाना ही जाना है मीनोपॉज के बाद। ईस्ट्रोजन तो है नहीं, अब प्रोटेक्टिव हार्मोन तो ले जा रहा है भगवान हमारे से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। अब तो ये हुआ। और क्यों, क्या करता है ईस्ट्रोजन बोन्स में, तो बोन डेंसिटी बढ़ाता है। दूसरा, एक ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक एक्टिविटी होती है, मतलब नए बोन सेल्स बनाना
और वो होता है ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्ट, मतलब बोन जो है डेड बोन्स उनको हटाना। तो ईस्ट्रोजन इस रेगुलेशन को बहुत अच्छा रखता है, बट जब ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो बोन धीरे 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 पतली होती चली जाती है। तो इसीलिए अब आपने समझा कि जब ईस्ट्रोजन खत्म तो ऑस्टियोपोरोसिस में हम लैंड अप होएंगे ही होएंगे। इसीलिए फ्रैक्चर्स के इंसिडेंस बढ़ते चले जाते हैं पोस्ट मीनोपॉज के बाद। तो इसमें फिर हम इसमें देखें तो सीवीएस देखा हमने, हार्ट देखा हमने, बोन देखा। अब हम तीसरा हम देखते हैं हमारा ब्रेन एंड कॉग्निटिव फंक्शन। तो ईस्ट्रोजन का हमारी ब्रेन पे, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी पे, मेमोरी पे, हमारी फोकस पे बहुत अच्छा वो पॉजिटिव रोल डालता है। हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, मूड रेगुलेशंस है ना, तो मूड को बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, डोपामाइन लेवल, सेरोटोनिन लेवल्स, इनको अच्छे से न्यूरो ट्रांसमिटर्स पे अच्छा काम करता है। ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिमेंशिया, एल्जाइमर डिजीज, इन सब से हमें बचा के चलता है। और अब जैसे अमीनोपॉज हुआ, अब ईस्ट्रोजन के ये सारे न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स तो गए, है ना, क्योंकि अब ईस्ट्रोजन ही गया। तो फिर क्या होगा कि इसमें अब हमारे मूड स्विंग्स बहुत होने लगेंगे। तो यहाँ बहुत सारे मेल्स दे वुड एग्री कि उन्हें ये सब जो है अपने घर में झेलना पड़ रहा है। स्पेशली डॉक्टर रोहित, मेरे हस्बैंड, ही विल वेरीफाई दिस कि रोज रोज का ही हैज टू सी मी, है ना। तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, मतलब क्योंकि कॉग्निटिव एक्टिविटी पे अच्छा रोल है ईस्ट्रोजन का। अब ईस्ट्रोजन खत्म तो ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, लॉस ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं। मे बी मैं आपसे अभी बोलते बोलते यू मे फील कि मैं एकदम एकदम आउट हो गई, है ना, ऐसा हो जाएगा, मेरा ब्रेन पूरा फॉग हो जाता है, हो जाएगा अगर मीनोपॉज में, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन कॉग्निटिव एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है अच्छे से। तो मेमोरी लॉस होने लग जाता है, इसलिए डिमेंशिया, एल्जाइमर्स का प्रॉब्लम है, ब्रेन फॉगिंग का, मूड स्विंग्स का, ये सब जो है, फोकस, हमारा फोकस कम होने लग जाता है, एंजाइटी लेवल्स, डिप्रेशन लेवल्स, और इरिटेबिलिटी बड़ा, मतलब अभी एकदम अच्छे बैठे हैं और एकदम कौन सी बात ऐसे सडन इरिटेट करेगी कि वो घर वाले भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि भाई क्या ऐसा छेड़ दिया है, कौन सा तार छेड़ दिया इनका। तो फिर तो ये सबको बहुत बहुत एजुकेशन घर वालों को भी बहुत जरूरी है कि दे हैव टू नो दिस कि भाई दे आर माई, मतलब घर की फीमेल वो पास ऑन हो रही है इस ट्रांजिशन फेज में। तो दे शुड नॉट मतलब टेक इट पर्सनली कि भाई मेरे को कुछ ऐसा वो किया गया। फिर एक पॉइंट है कि ईस्ट्रोजन का स्किन एंड हेयर पे बहुत अच्छा रोल है कि स्किन की इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिक रखता है स्किन को, हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छा रखता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, और कोलेजन सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब मीनोपॉज होगा तो स्किन ढलकेगी, रिंकल्स की तरफ वो सब आता है, और हेयर थिनिंग जो है, हेयर पतले होने लग जाते हैं, स्किन ड्राइनेस होने लगती है। और एक प्रॉब्लम, जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है इसमें, स्ट्रगलिंग फेज जो रहता है इसमें, खुजली, इचिंग बहुत होने लगती है ड्राइनेस के कारण। अब वो हाइड्रेशन कम हो रहा है, तो इचिंग का एक बहुत है, मतलब आप अभी आराम से बैठे होगे और एकदम आपको पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितने मच्छर काट गए हैं, तो इतनी इचिंग 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 होती है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट। तो ईस्ट्रोजन हमने देखा कि भाई वो ओवरी से सिक्रीट हो रहा है, हमारा हार्मोन है। अब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तो खत्म हो जाएंगी क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस से ही वो आ रही हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो और क्या करता है अब ईस्ट्रोजन जो है, जो क्योंकि हाइड्रेशन रखता है स्किन और हेयर में, वजाइनल लुब्रिकेशन भी अच्छा रखता है। अब ईस्ट्रोजन खत्म तो वजाइनल ड्राइनेस होने लगती है, वजाइनल थिनिंग, मतलब वजाइनल वॉल की थिनिंग होने लगती है। और एक बहुत अजीब सा मतलब लेडीज को वहां एक डिस्कम्फर्ट रहता है नीचे वजाइना में, और एक लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जिसे लूट्स भी बोलते हैं, उसमें फिर जो है लेडीज इसमें मतलब उनको बार बार ये सिम्टम्स होने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ने लगती है, उन्हें लगता है यूटीआई हो गया भाई,
इन्फेक्शन हो गया, बट नो, वो वजाइनल थिनिंग के कारण और ड्राइनेस के कारण वहां पे उन्हें वो फीलिंग आने लगती है लूट्स की, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है नीचे। फिर और ये भी एक बहुत डेबिलिटेटिंग एक फेज है, ये लूट्स वाला ना, नीचे वजाइनल ड्राइनेस वाला। सेक्सुअल डिजायर आपकी खत्म हो जाती है। और तो ये इसमें भी फिर एक रिलेशनशिप इश्यूज एंड फैमिली, इसको समझना पड़ेगा। फिर ईस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है इम्यून फंक्शंस पे, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है ईस्ट्रोजन्स का। तो जब ईस्ट्रोजन खत्म तो थोड़ा सा ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ चांसेस बढ़ने लगते हैं मीनोपॉज में। फिर ईस्ट्रोजन का एक अच्छा इफेक्ट लिवर पे होता है, तो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वहां पे वो है लिवर में, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल बनाना, एलडीएल को हटाना। और एक ये बात देखी गई है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन भी कम करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो मीनोपॉज के बाद जो है हम एनएफएलडी की तरफ भी बढ़ते हैं, मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्शन लिवर पे खत्म हो रहा है, तो देर आर मोर चांसेस ऑफ एंटरिंग इनटू एनएफएलडी। तो ये हम सब ने देखा कि भाई ईस्ट्रोजन का कितना जबरदस्त प्रोटेक्टिव हार्मोन हमारे हर ऑर्गन पे, हर टिश्यू पे है। तो सिम्टम्स अगेन मीनोपॉज के कुछ कुछ डिस्कस हो ही गए यहीं पे। जो मेजर एक सिम्टम है जो ऑलमोस्ट 85 to 90% लेडीज को होता ही होता है, वो है हॉट फ्लैशेस, या फिर जिसे बोलते हैं नाइट स्वेट्स। हॉट फ्लैशेस मतलब एकदम ऐसा कि तेज इंटेंस गर्मी, मतलब बाहर, अभी जैसे सर्दी अभी तो थोड़ी कम है, पर अगर जैसे जब ज्यादा वाली भी थी 4-5 डिग्री, और एकदम ठंडा होगा और आपको एकदम तेज इंटेंस गर्मी एकदम ऐसे लगने लग जाती है, पसीने पसीने में तर हो जाते हो। तो ये इंटेंस गर्मी जस्ट बिकॉज कि वो जो ब्रेन में एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, अब वहां पे ईस्ट्रोजन उसको प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं दे पा रहा है। तो वो टेम्परेचर रेगुलेशन वाला जो है सिस्टम वहाँ हमारा इसमें खराब होता है। और ये भी एक काफी डेबिलिटेटिंग सिस्टम रहता है, मतलब सिम्टम है हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। वजाइनल ड्राइनेस पे बात हो ही गई, सेक्सुअल डिजायर के वो कम हो गया, फटीग, थका रहना थोड़ा सा ज्यादा महसूस करती हैं लेडीज, 90% लेडीज यहाँ पे फटीग की बात जरूर बोलती हैं। स्लीप डिस्टरबेंसेस भी बड़ा कॉमन हो, मतलब ये भी एक सिम्टम है मीनोपॉज का कि इनसोम्निया या फिर बड़ी डिस्टर्ब्ड स्लीप, है ना, ये भी होता है। और वेट गेन, है ना, मेटाबॉलिक रेट जो है बीएमआर यहाँ गिरता है। तो वेट गेन के चांसेस यहाँ पे अब मीनोपॉज के बाद बढ़ जाते हैं। एंड वेट कहाँ पे, सारा एब्डोमिनल पे बढ़ेगा, मतलब विसरल फैट बढ़ता है, नॉट दी सबक्यूटेनियस, पेरिफेरी में नहीं बढ़ता बट बीच में एब्डोमेन पे बढ़ता है। अब ऑलरेडी कोई मोटा है तो अब वो खुद सोच ले कि वो मीनोपॉज के बाद अब कहाँ जाने वाला है। तो इसीलिए मतलब ये है, ये बताया जा रहा है कि भाई अपनी फिटनेस को पहले से अपने हाथ में रखो, है ना। और फिर इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो वो है ही है कि भाई मूड स्विंग्स हैं, मेमोरी पे इफेक्ट आ रहा है, कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आ रहा है, ब्रेन फॉगिंग हो जा रही है, सडनली समझ ही नहीं आ रहा कहाँ क्या बोल रहे थे और सडन चुप हो जाते हैं बोलना। तो ये सब में फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमने बता ही दिया है मैंने कि भाई कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस की तरफ, हार्ट अटैक्स, ऐसे सडन राइज हार्ट डिजीजेस, बीपी, बोन ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी नीचे गिरेगी। तो अब ये सब तो हो गए मोटा मोटा कॉज सिम्टम्स ये सब। अब इसका करना क्या है भाई, कि कैसे ये थोड़ा सा ये ट्रांजिशन थोड़ा सा स्मूथ कर पाए। तो इसमें डाइट का, एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशन का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ये सब रोल है। तो अब इसमें क्या है, जैसे क्योंकि ईस्ट्रोजन खत्म हो रहा है, तो पहले डॉक्टर्स क्या करते थे, ईस्ट्रोजन को ही रिप्लेस कर देते थे। अब जहां बहुत डेबिलिटेटिंग सिम्टम्स हो रहे हैं, पेशेंट बहुत परेशान हो रहा है, तो बहुत कॉमन था कि भाई हम ईस्ट्रोजन उनको ऊपर से इन टैबलेट फॉर्म दे देते थे। बट फिर वो पाया गया कि जब, मतलब ये बड़ी कॉमन सा सभी कंट्रीज में होता था, बट ये पाया गया कि विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मोर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस के कैंसर बढ़ने लग गए। तो फिर वो अब थोड़ा सा हाथ रुका है डॉक्टर्स का उस पे। तो अब क्या दूसरा एक आता है, तो इसमें तो ये हुआ कि भाई पूरा पूरा ईस्ट्रोजन दिया जा रहा था। और फिर एक थेरेपी होती है जिसे बोलते हैं सम, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर।
मतलब अब ईस्ट्रोजन तो है, जब हमने ईस्ट्रोजन टैबलेट दी बाद में मीनोपॉज के बाद, बिकॉज टू डिक्रीज उसके सिम्टम्स को थोड़ा हेल्प आउट करने में, तो उससे उसको कैंसर, और क्योंकि ब्रेस्ट में भी ईस्ट्रोजन टिश्यूज हैं, यूट्रस में भी ईस्ट्रोजन मतलब रिसेप्टर्स हैं, तो वहां पे भी वो जाके ईस्ट्रोजन टैबलेट ने एक्ट कर दिया, मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट तो दिया ही, पर जो अनवांटेड साइड इफेक्ट थे वो भी दे दिए। तो अब क्या बात हो रही है, अब सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि सेलेक्टिव टिश्यू पे काम करे, कि जहां हमें बेनिफिशियल इफेक्ट चाहिए वहां दे, जहां नहीं चाहिए मतलब वो अनवांटेड ना दे, मतलब सेलेक्टिव काम हो। तो इस पे भी कुछ मेडिसिन आई, पर उनके भी जो थे साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही हो रहे थे। तो अब आज की डेट में नेचुरल डाइट से कैसे हम ये सर्म्स ले सकें, तो उस पे बात करेंगे अभी। तो कैसे वो हमें प्लांट बेस्ड डाइट से हम वो नेचुरल कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, जो कि एक ईस्ट्रोजन मिमिक करते हैं अंदर। तो इसमें डाइट में तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट एंड कैल्शियम का रोल, विटामिन डी का रोल, प्रोटीन का रोल, वही क्योंकि बेसलाइन पीछे से ही अच्छा अपने को बना के चलना है, ताकि हमारा बोन डेंसिटी पहले से ही अच्छा रहे। नहीं भी है, अब समझ आ रहा है तो आप अब जागे कि भाई कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ताकि जितना भी है वो उसको उतनी फास्ट स्पीड पे ना गिरे, है ना, कुछ तो हम दें उस पे। तो कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन का बेस हमें बना के देना है। और एक्सरसाइज बिल्कुल करते रहना है शुरू से ही, ताकि मसल्स बने, है ना, मसल्स बनेंगी तो जैसे बोन डेंसिटी गिर भी रही है तो कम से कम उसको मसल का एक प्रोटेक्शन मिला रहेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसमें है, क्योंकि फिर इसमें प्लांट बेस्ड हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन में। तो फ्लैक्स सीड से और वॉलनट से और ओमेगा 3 के अच्छे गुड क्वालिटी सप्लीमेंट से हम अपना फैट, हेल्दी फैट्स हमें लेना है, तो गुड क्वालिटी कैल्शियम थ्रू डाइट एंड थ्रू सप्लीमेंट, विटामिन डी थ्रू सनलाइट एक्सपोजर एंड थ्रू प्रॉपर गुड क्वालिटी सप्लीमेंट, प्रोटीन थ्रू ऑल डाइटरी सोर्सेज एंड कुछ जो एक गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट, उस पे भी बात कर लेंगे कि कौन सा वाला प्रोटीन कहाँ से सोर्स होना चाहिए, एनिमल सोर्स होना चाहिए कि प्लांट बेस्ड होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजीज प्लांट बेस्ड डाइट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये नेचुरल सर्म्स जो हमें देता है, होल ग्रेन्स, मिनिमाइजिंग जो बाहर के रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस फूड, वही अगेन क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना है, तो बेसिकली वही करना है कि अपने को आपको फिट रखना है, ताकि वो उस ट्रांजिशन फेज से हम थोड़ा सा स्मूथली निकल पाए, और एक प्रोएक्टिव अप्रोच राइट फ्रॉम दी वेरी यंग एज, अडोलेसेंट एज से ही पकड़ के चलनी है, ताकि वो अच्छे से जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे मेंटल और इमोशनल इश्यूज इस टाइम होते हैं, तो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन थेरेपीज, आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। तो एचआरटी पे तो मैंने बात करी, सर्म्स पे बात करी। तो नेचुरल सर्म्स जो होते हैं वो होते हैं फ्लेवेनॉइड्स। अब फ्लेवेनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, व्हाट आर फ्लेवेनॉइड्स और कहाँ पाए जाते हैं? फ्लेवेनॉइड्स होते हैं प्लांट में पाए जाने वाले वो तत्व जो कि जिनमें प्रॉपर्टीज हैं एंटीऑक्सीडेंट की, जिसमें प्रॉपर्टीज हैं एंटी इंफ्लेमेटरी की, और जिनमें तीसरा जो मेजर प्रॉपर्टी है कि वो हार्मोन जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो फ्लेवेनॉइड्स वो चीज है। तो हमने अभी तक इस कम्युनिटी में ये जाना था कि जितने भी फल और सब्जी हैं उसके कलर्स में होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, है ना, ये सबको हम सबको पता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक टाइप होता है फ्लेवेनॉइड्स। तो फ्लेवेनॉइड्स वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें हार्मोन जैसी प्रॉपर्टी होती है, और वो हार्मोन को रेगुलेट कर सकता है। अब फ्लेवेनॉइड्स का भी एक टाइप होता है आइस फाइटो ईस्ट्रोजन। फाइटो ईस्ट्रोजन नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, फाइटो मींस प्लांट एंड ईस्ट्रोजन मींस जो ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करे। पूरी तरह वो उतना इंटेंसिटी में ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसा काम नहीं कर पाएगा, बट वो कुछ हद तक, क्योंकि उसका केमिकल स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है फाइटो ईस्ट्रोजन्स का ईस्ट्रोजन हार्मोन को, तो वो वहां जाके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। जहां पे उसको अच्छा इफेक्ट देना है वहां पे वो ईस्ट्रोजन जैसी इफेक्ट देता है, और जहां जैसे ब्रेस्ट में और यूट्रस में जहां हम नहीं चाहते कि ईस्ट्रोजन इफेक्ट आए, तो वहां पे वो एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट देता है।
और हमें कैंसर और ये सारी चीजों से बचा के चलता है। इसीलिए देखा गया है कि एशियन वुमेन, बच्चियां जो शुरू से हम लोग की डाइट में सोया थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, और क्योंकि फाइटो ईस्ट्रोजन्स कहाँ पाए जाते हैं, सोया में। सोया प्रोडक्ट्स आर रिच इन फाइटो ईस्ट्रोजन। वो भी कौन सा वाला फाइटो ईस्ट्रोजन? आइसोफ्लेवॉन्स। आइसोफ्लेवॉन्स आर दी most potent source of phytoestrogens, and they are found in soya products. Because Asian women they are taking soya products काफी पहले से ही, तो ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस एज कंपेयर टू वेस्टर्न वुमेन हम एशियन वुमेन में थोड़े से कम पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि फाइटो ईस्ट्रोजन्स नेचुरल सर्म्स हैं, वो हमारे बोन पे, हार्ट पे, स्किन पे, ये सब पे जाके अटैच होता है रिसेप्टर्स पे। तो हमारी वो जो बोन डेंसिटी जो गिर रही थी उसकी स्पीड कम करता है, उसको इतना फास्ट लॉस नहीं होने देता है। जो हमें हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स हो रहे थे, उसको कम करता है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस ब्रेन में जाके वहां के रिसेप्टर पे अटैच होता है और ईस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट देता है। तो जहां जहां हमें बेनिफिशियल इफेक्ट चाहिए, हार्ट में चाहिए वहां ये बेनिफिट दे रहा है, बोन में चाहिए वहां दे रहा है। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? ऑल प्लांट बेस्ड सोर्सेज है ना, प्लांट्स में कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर टाइम भी हो रहा है तो फाइटो ईस्ट्रोजन्स को अगर मैं बताऊं कि कहाँ कहाँ सोर्सेज हैं इसके, तो बेसिकली आइसोफ्लेवॉन्स जो मेजर पोटेंट सोर्स है फाइटो ईस्ट्रोजन्स का, दैट इज फाउंड इन सोया। सोया प्रोडक्ट्स, लेंटिल्स, दालें, छोले, है ना, ये मटर, बीन्स, ये सब में आइसोफ्लेवॉन्स रिच है। दैट इज वाई डॉक्टर्स ऑलवेज रिकमेंड, जो भी इस फेज से जा रहा है, कि सोया डाइट में इंक्लूड करिए। टोफू कर सकते हैं, सोया का आटा आता है, और सोया पनीर, सोया मिल्क। एंड बेस्ट इज कि सोया बेस्ड प्रोटीन आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि रोज रोज सोया बड़ियां भी नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि इट इज वेरी हैवी फॉर द डाइजेशन। तो बेस्ट इज कि गुड क्वालिटी प्लांट बेस्ड सोया बेस्ड प्रोटीन ऐड करें, तो आइसोफ्लेवोन्स मिल जाएंगे, और आइसोफ्लेवोन्स मिल जाएंगे तो वो ईस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट, सर्म्स वाला इफेक्ट आ जाएगा, और हम ये सारी जो सिम्टम्स हैं और लॉन्ग टर्म जो ये इफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर और बोन पे आने वाला है। और कहाँ पाए जाते हैं फाइटो ईस्ट्रोजन? ब्रोकोली में। केल एक सब्जी है, और लेग्यूम्स हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गए, बीन्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए, और नट्स हो गए, सीड्स हो गए। सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, जैसे चेरी बेरीज हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इन सब में है। रेड ग्रेप्स में है ये, तो स्प्राउट्स में है, मेथी दाना में है। तो एक ब्लैक कोहोश एक हर्ब होती है उसमें है। तो ये सब जो है फाइटो ईस्ट्रोजन्स इसमें सब में कुछ पाए जाते हैं। और सोया इज द किंग ऑफ द फाइटो ईस्ट्रोजन, सोया राजा है फाइटो ईस्ट्रोजन का। तो इसीलिए सोया बेस्ड डाइट प्लस सोया बेस्ड प्रोटीन हमें इंक्लूड करना है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे न्यूट्रलाइट में जो प्रोटीन है वो सोया बेस्ड ही है, 80% वो सोया प्रोटीन ही है जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है। तो वी ऑल शुड टेक इट डेली, एंड नॉट कि भाई अब हम इस एज में पहुंचे तो अब, वो हमें अपने बच्चियों को पहले से ही देना है, ताकि वो उनको इफेक्ट शुरू से ही मिलता रहे। और हम एक इसमें मैं एंड करती हूँ कि जैसे हमने पहले भी सुना था, ब्लू जोन्स, जो 5 ब्लू जोन्स हैं वर्ल्ड में, तो उसमें ओकिनावा जापान में एक है जो जगह, वहां पे जो सेंटिनेरियंस मतलब 100+ बड़ा कॉमन है वहां पे। और वहां की वुमेन का बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होता है, और वो क्या फॉलो करते हैं? प्लांट बेस्ड डाइट, मोर ऑफ सोया बेस्ड उनका सारा काम है, मतलब ईटिंग है। फिर एक उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, मतलब घर का गार्डनिंग, वॉकिंग, ये सब। फिर एक कम्युनिटी बेस्ड है, मतलब स्ट्रेस भी कम हुआ क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फिर एक पर्पस है लाइफ में जीने का, तो एक गोल है, पर्पस है। तो ये सब चीजें हैं जो जिनसे हम सीख सकते हैं अपने ब्लू जोन ओकिनावा जैसे वुमेन से, कि कैसे वो बहुत स्मूथली जो है ट्रांजिशन जा रहा है उनका मीनोपॉज में। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड कि ये क्या क्या हमें करना चाहिए, और मैं जितना इसमें बता पाई। तो थैंक्स अ लॉट फॉर